अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज की हमारी डिस्कशन है थ्रेड्स के इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स यूज़र लेवल पे भी हो सकती है और कर्नल लेवल पे भी हो सकती है। तो यूज़र लेवल थ्रेड मैनेजमेंट क्या होती है, कर्नल लेवल थ्रेड मैनेजमेंट क्या होती है, इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेड से रिलेटेड जो है उसके डिफरेंट सिस्टम्स हमने देखे, मॉडल्स देखे, सिंगल थ्रेड सिंगल प्रोसेस मॉडल देखा और मल्टी थ्रेड्स मल्टी प्रोसेसेस मॉडल भी हमने डिस्कस किया। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम that supports threads, scheduling and dispatching is done on a thread basis. Most of the state information dealing with execution is maintained in thread level data structure. Suspending a process involves suspending all threads of the process. तो ये जैसे पहले भी डिस्कशन की कि अगर कोई प्रोसेस सस्पेंड होता है तो उसके सारे थ्रेड्स जो हैं वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस टर्मिनेट्स ऑल थ्रेड्स विद इन दैट प्रोसेस। स्टेट के लिहाज से जैसे 5 स्टेट मॉडल हमने पढ़ा था प्रोसेसेस का, इसी तरीके से जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड्स के भी स्टेट्स हम कह सकते हैं कि उसको स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है। द की स्टेट्स फॉर ए थ्रेड आर रनिंग, रेडी, ब्लॉक्ड। तो ये 3 होती हैं और ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेड ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद ए चेंज इन थ्रेड स्टेट आर क्रिएट, ब्लॉक, अनब्लॉक एंड फिनिश। तो ये जो है जैसे प्रोसेसेस की स्टेट्स होती हैं, इसी तरीके से थ्रेड्स की भी स्टेट्स जो है कुछ इस तरीके से होती हैं। A key issue with threads is whether or not they can be scheduled independently of the process to which they belong. तो उनको अलग से कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसकी डिस्कशन फर्दर मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ। Or is it possible to block one thread in a process without blocking the entire process? तो क्या हम जो है एक थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं जबकि प्रोसेस ब्लॉक ना हो? If not, then much of the flexibility of thread is lost. अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो फिर हमें थ्रेड्स यूज़ करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये डिस्कशन फर्दर हमें यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड्स के जो कॉन्सेप्ट है, इम्प्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट, उसमें क्लियर होगा। अब मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में हमारे पास एक यूनी प्रोसेसर है, अगर एक ही माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, उस पे मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वह इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल है एक सिंगल प्रोसेस पे, सिंगल प्रोसेसर के ऊपर। सपोज कि हमारे पास एक प्रोसेस 1 है, उसका थ्रेड ए है, वो हमारे पास स्टार्टिंग में रनिंग में है। ये डायग्राम का कलर माइट भी आपको ना सही नज़र आ रहा हो, तो ये डॉटेड डॉटेड डार्क ग्रीन कलर जो है वो रनिंग स्टेट शो कर रहा है। देन उसके बाद आयो रिक्वेस्ट आने पे ये ब्लॉक स्टेट हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो रेडी है, रेडी के बाद फिर डार्क ग्रीन कलर में वो रनिंग स्टेट आ जाती है और लाइट ग्रीन कलर जो है वो क्वांटम टाइम एक्सपायर या फिर रेडी वाली कंडीशन में वापस चला जाएगा। अच्छा, मीनवाइल सेम उसी टाइम पे एक थ्रेड बी है। अगर थ्रेड ए रनिंग स्टेट में है तो थ्रेड बी वेटिंग स्टेट में है, रेडी स्टेट में है। और ड्यूरिंग ब्लॉक टाइम एंड रेडी टाइम ऑफ थ्रेड ए, थ्रेड बी इज रनिंग। तो ये पोर्शन जो है ये थ्रेड बी को जो है रनिंग शो कर रहा है, जबकि इस दौरान माइक्रो प्रोसेसर जो है थ्रेड ए को ब्लॉक किए हुए, मतलब उसको यूज़ नहीं कर रहा, उसको रनिंग एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं कर रहा उसकी। इस तरीके से उसके बाद
काफ़ी टाइम के लिए जो प्रोसेस बी है वो होल्ड पे चला गया, रेडी स्टेट में चला गया। तो एक थ्रेड सी था जो कि किसी और प्रोसेस 2 का था। तो उसने माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस लेना है, तो इनिशियली वो प्रोसेस क्रिएट हुआ और रेडी स्टेट में चला गया। उसके बाद क्योंकि उस दौरान प्रोसेस 1 का जो थ्रेड ए है वो रनिंग में था, तो उस दौरान क्या होगा कि थ्रेड सी थोड़ा-सा रेडी स्टेट में रहेगा, वेट करेगा, उसके बाद जो ही टाइम स्लाइस जो है ख़त्म होगी थ्रेड ए की, तो थ्रेड सी जो है वो रनिंग में आ जाएगा। तो ये डॉटेड डॉटेड डार्क ग्रीन कलर जो है ये बेसिकली रनिंग स्टेट आ जाएगी थ्रेड सी की, जो कि एक दूसरे प्रोसेस का थ्रेड है। तो ये बेसिकली जैसे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग होती है, इसी तरीके से हम थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन को भी पाइपलाइनिंग के थ्रू मल्टी थ्रेडिंग जो है वो एग्जीक्यूशन करा सकते हैं एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। On a uniprocessor, multi-programming enables the interleaving of multiple threads within multiple processes. इंटरलीविंग बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपस में वो अटैच तो हैं, मिक्स हैं, लेकिन अपना बारी बारी पे एग्जीक्यूशन करें। मतलब कि क्योंकि प्रोसेसर एक ही है, इंटरलीविंग का मतलब यही होता है कि वो डिपेंडेंट भी हैं लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि प्रोसेस सी जो है वो रेडी में था, क्योंकि थ्रेड सी जो है वो रेडी में था क्योंकि थ्रेड ए उस दौरान जो है रनिंग स्टेट में था। तो ये आपस में डिपेंड भी कर रहे हैं, लेकिन थ्रेड्स तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट भी हैं। तो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहे हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर के रनिंग टाइम के ऊपर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे इंटरलीविंग ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स विद इन मल्टीपल प्रोसेसेस। जो कि एग्जांपल में हमारे पास प्रोसेस ए है और फिर प्रोसेस बी, मतलब प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 है। थ्रेड्स हमारे पास 3 है। In the example of figure 4.4, three threads in two processes are interleaved on the processor. Execution passes from one thread to another either when the currently running thread is blocked or when its time slice is exhausted. तो अगर कोई रनिंग स्टेट में कोई है वो ब्लॉक हो जाए या फिर उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस या थ्रेड को जो है टाइम एलोकेट किया जाएगा यूनी प्रोसेसर सिंगल माइक्रो प्रोसेसर का। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है जी? इट इज़ नेसेसरी टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस थ्रेड्स। All threads of a process share the same address space and other resources. Any alteration of resources by one thread affects the other thread in the सेम प्रोसेस। सपोज का किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से कोई फाइल जो है उसमें राइट ऑपरेशन हो जाता है और वो फाइल रीनेम हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि दूसरा थ्रेड जो रनिंग में होगा उस पर इफेक्ट हो सकता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स में हमारे पास देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ thread implementations: user level threads ULTs and kernel level threads KLTs. The latter are also referred, यानी कि ये जो KLT है is also referred to in the literature as kernel supported threads are lightweight processes. तो इसको इन थ्रेड्स को जो कर्नल लेवल के थ्रेड्स होते हैं उनको लाइटवेट प्रोसेस भी कहा जाता है या फिर कर्नल सपोर्टेड थ्रेड भी कहा जाता है। यूज़र लेवल थ्रेड पे होता क्या है, ये जैसे डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि सपोज कि ये एक लाइन बनी हुई, इस लाइन के नीचे जो है कर्नल लेवल स्पेस है और ऊपर जो है यूज़र स्पेस है। जो कर्नल स्पेस, अच्छा दोस्तों, जो कर्नल है बेसिकली कर्नल की जब बात हो रही है उसको आप फिलहाल इसकी डिटेल फर्दर पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना सोच लें कि कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है, बजाते खुद ओएस जो है वो एक किस्म का कर्नल है।
जबकि यूज़र स्पेस जो है वो हमारे एप्लीकेशन लेवल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कहा जाता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अपनी रनिंग है, डिफ़ॉल्ट रनिंग जो होती है चीज़ें वो कर्नेल स्पेस पे होती हैं, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो समझ लें कि यूज़र स्पेस में होते हैं। थ्रेड मैनेजमेंट इज़ डन बाय द एप्लीकेशन। जो हमारे पास यूज़र लेवल के थ्रेड्स होते हैं, ये ओवरऑल थ्रेड की बात नहीं, यहाँ पे यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेशन लेवल पे होती है। द कर्नल इज़ नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेड्स। उसे नहीं पता होता कि एप्लीकेशन या ऐप्स वगैरह कितने थ्रेड्स और पैरेलल प्रोसेसिंग वगैरह एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। नॉट द काइंड वी हैव डिस्कस्ड सो फार। ये मतलब जो डिस्कशंस पहले ओवरऑल हमने की है प्रोसेसेस की, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यहाँ पे फ़िलहाल हम जो डिपेंडेंट प्रोसेसेस की डिस्कशन की है वो उससे हट के है ये डिस्कशन यूज़र लेवल थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन। मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट जो थ्रेड्स होते हैं जब वो वर्क कर रहे होते हैं यूज़र लेवल थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन में, इस यूज़र लेवल थ्रेड्स के अगर रिलेशन देखें या इसकी इम्प्लीमेंटेशन लेवल एक्टिविटीज़ देखें, तो हमारे पास ये 4 डायग्राम्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें अगर हम फर्स्ट वन देखें तो हमारे पास एक थ्रेड 1 है और दूसरा थ्रेड 2 है, और इन्हीं दोनों थ्रेड्स के जो जो दोनों थ्रेड्स हैं वो बेसिकली प्रोसेस बी के हैं। अब ये रिलेशन हमने डिस्कस करना है कि प्रोसेसेस के चेंज होने से थ्रेड्स चेंज होते हैं, या थ्रेड्स के अंदर कंडीशंस उसकी जो स्टेट चेंज होने से क्या प्रोसेस की स्टेट चेंज होती है या नहीं। तो डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज हमारे पास जो थ्रेड 1 है वो रेडी स्टेट में था, और थ्रेड 2 जो है वो रनिंग स्टेट में था, माइक्रो प्रोसेसर को यूटिलाइज कर रहा था। तो हमारे पास प्रोसेस बी जो है ओवरऑल रनिंग स्टेट शो कर रहा है। अब जो थ्रेड 1 है सपोज कि वो अभी भी रेडी में है और थ्रेड 2 रनिंग में है, उसी दौरान प्रोसेस बी जो है ब्लॉक हो गया। तो प्रोसेस बी के ब्लॉक होने से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट में देखें आप कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 में कोई चेंजेस नहीं आई। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस का यूज़र लेवल के जो थ्रेड्स होते हैं उसमें चेंजेस का असर एज सच नहीं होता। वो आज़ादाना जो है इंडिपेंडेंट तरीके से जो थ्रेड्स हैं वो वर्क करते रहते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड्स जो होते हैं। जबकि जो कर्नेल लेवल थ्रेड्स होते हैं वो एक किस्म के प्रोसेस लेवल थ्रेड होते हैं, कि प्रोसेस डिपेंडेंट थ्रेड्स होते हैं। अच्छा, अब आप देखें डायग्राम सी जो है उसमें हमारे पास प्रोसेस बी जो है वो दोबारा रेडी स्टेट में आ गया है, और डायग्राम नेक्स्ट या फोर्थ डायग्राम डी, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि थ्रेड 1 जो है रनिंग स्टेट में आ गया है और थ्रेड 2 जो है ब्लॉक्ड कंडीशन में आ गया। लेकिन इस दौरान हमारे थ्रेड 2 के ब्लॉक होने का प्रोसेस बी पे कोई असर नहीं हो रहा, वो एज इट इज़ रनिंग अगर स्टेट में है तो वो रनिंग स्टेट ही शो हो रही है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा इस डायग्राम में कि जो यूज़र लेवल थ्रेड समराइज अगर मैं बताऊं तो यूज़र लेवल थ्रेड जो होता है वो इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा होता है, उसका कह लें कि कर्नेल लेवल या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल या प्रोसेसेस के ब्लॉक होने ना होने पे फौरी असर नहीं होता। हाँ, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि एक प्रोसेस ब्लॉक हो गया तो काफ़ी देर बाद सारे थ्रेड्स भी माइट भी बंद हो जाए। यूज़र लेवल थ्रेड्स का फ़ायदा क्या होता है जी, थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर्स कर्नल मोड प्रिविलेज, नो मोड स्विचेस, scheduling कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ऐप्स पे डिपेंड कर रहा होता है, ऐप्स खुद ही हैंडल कर रही होती है अपनी scheduling भी एक्टिविटीज़ भी। यूज़र लेवल थ्रेड्स कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेज भी इसके काफ़ी सारे हैं। इसमें टिपिकल ओएस many system calls are blocking. As a result, when a user level thread execute a system call, not only in that threads block, but all the threads within the process are blocked. तो काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिसमें हमारे पास सिस्टम कॉल अगर ब्लॉकिंग किया आ जाए तो जितने भी हमारे पास थ्रेड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो यूज़र लेवल थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इनवैलिड एक किस्म का हो जाता है। इन अ प्योर यूज़र लेवल थ्रेड स्ट्रेटजी, ए मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग।
तो मल्टी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ जो है, मल्टी प्रोसेसिंग मीन ढेर सारे प्रोसेसेस का इकट्ठे चलना, वो फिर पॉसिबल एक किस्म का नहीं होता, जो प्योर यूज़र लेवल थ्रेड्स जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हो। इसको ओवरकम कैसे किया जाता है? जैकेटिंग, कन्वर्टिंग अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल इनटू नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, उनको वेटिंग में ले जाएँ या कोई और तरीका करें, लेकिन ब्लॉक में ना जाए, परमानेंट ब्लॉक में ना जाए प्रोसेस। राइटिंग एन एप्लीकेशन एज ए मल्टीपल प्रोसेसेस रेदर देन मल्टीपल थ्रेड्स। तो थ्रेड्स को ही कहते हैं कि यूजर लेवल थ्रेड्स का एडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज खत्म करना है तो थ्रेड ही खत्म कर दें, प्रोसेस लेवल पे प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दें। कर्नल लेवल थ्रेड्स मैनेजमेंट में हमारे पास ये डायग्राम हमें नज़र आ रही है कि नीचे जो है कर्नल लेवल पे आपके पास एक प्रोसेस है और उसके 3 अलग-अलग कर्नल लेवल के थ्रेड्स हैं। इसी तरीके से यूज़र लेवल पे 3 अलग-अलग थ्रेड्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने डायग्राम देखी है कर्नल लेवल स्पेस की, वहाँ पे हमारे पास कर्नल लेवल पे पैरेलल में ढेर सारे थ्रेड्स नहीं थे। Thread management is done by the kernel, could call them KMT. No thread management is done by the application. User space side पे application level पे thread management नहीं होती. Windows is an example of data. This approach, Windows जो है वो kernel level threads KLT के according work कर रही होती. The kernel can simultaneously schedule multiple threads from same process on a multiple processor. If one thread in a process is blocked, the kernel can schedule another thread of the same process. तो कर्नल थ्रेड का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि मेमोरी कंज्यूमिंग और टाइम कंज्यूमिंग रिसोर्स ज़्यादा भी ले सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? ये हमारे पास एक टेबल है, ये एग्जांपल है। दिस टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट्स टेकन ऑन अ यूनी प्रोसेसर VX कंप्यूटर रनिंग ऑन यूनिक्स लाइक OS। तो ये एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, उस पर यूनिक्स चला के देखी गई और उसका जो है कंपैरिजन किया गया कि नल फॉग करने से, फॉग क्या होता है कि हम हमारा जो है प्रोसेस जनरेट होता है, क्रिएट होता है। उस दौरान यूज़र लेवल थ्रेड्स 34 बने सपोज, और कर्नल लेवल थ्रेड्स जो थे वो 948 टाइम, मतलब ये लेटेंसी है, टाइम है, ये 34 टाइम लेटेंसी है, नैनो सेकेंड या मेरे ख्याल पिको सेकेंड लेटेंसी है। और कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है वो उसकी लेटेंसी जो है 948 नैनो सेकेंड है। प्रोसेसेस कितने, मतलब प्रोसेसेस के बनने और उनके जो है क्रिएट होने में कितना टाइम लगा, वो 11,300 पिको सेकेंड जो है लेटेंसी इसकी है। मैं बल्कि आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी लेटेंसी। चलिए बुक में है, बुक में इसकी डिटेल्स हैं, फिलहाल स्लाइड्स में इसकी डिटेल बस इतना सोच लें कि जो यूज़र लेवल है वो आपका टाइम सपोज के 34 ले रहा है, कर्नल लेवल जो है 948 ले रहा है। सिग्नल वेट जो है वो हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है 37 टाइम कंज्यूम कर रहा है, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है वो 441 यूनिट ऑफ टाइम जो है वो कंज्यूम करता है। तो ये टाइम के लिहाज से हमारा जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है from one thread to another within the same process requires more switch to the kernel। तो ये डिसएडवांटेज है हमारे पास एक कर्नल लेवल थ्रेड्स का है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी और रिसोर्सेज भी ज़्यादा लेते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाइम भी हमारे पास एक रिसोर्स है। कंबाइंड अप्रोच, इसकी बेस्ट तरीका ये है कि कंबाइंड अप्रोच को इस्तेमाल किया जाए। सोलरिस एक एग्जांपल है ओएस की जिसमें ये इम्प्लीमेंट किया जाता है कंबाइंड अप्रोच। थ्रेड क्रिएशन इज डन इन द यूजर स्पेस, bulk of scheduling and synchronization of thread is by the application level। ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस है, उसमें एक ही कर्नल लेवल पे एक ही थ्रेड है और यूज़र लेवल पे एक ही थ्रेड है, और दूसरा प्रोसेस है उसके कर्नल लेवल पे 2 थ्रेड्स हैं और यूज़र लेवल पे हमारे पास 3 थ्रेड्स हैं। मल्टीपल कोर्स में मतलब काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर और मल्टी थ्रेडिंग्स। मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी कोर चिप है
the potential to improve performance of application that have large amount of parallelism. यानी कि पैरल प्रोसेसिंग के ज़रिए से काफ़ी एडवांटेज लिया जा सकता है। गेमिंग, सिमुलेशन एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स। परफॉर्मेंस doesn't necessarily scale linearly with the number of cores. माइक्रोप्रोसेसर्स के बढ़ाने से ज़रूरी नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, बल्कि हमें ओएस लेवल पे और थ्रेड्स और प्रोसेस की मैनेजमेंट लेवल पे भी वर्क करना पड़ता है। तो समराइज अगर डिस्कस करें, यूजर लेवल थ्रेड्स क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय a threads library that runs in the user space of a process. A mode switch is not required to switch from one thread to another. Only a single user level thread within a process can execute at a time. If one thread blocks, the entire process is blocked. Kernel level threads में क्या होता है जी? Threads within a process that are maintained by the kernel. A mode switch is required to switch from one thread to another. Multiple threads within the same process can execute in parallel on a multiprocessor. Blocking of a thread does not block the entire process. Process related to resource ownership or threads are related to program execution. थ्रेड्स बेसिकली होते ही हमारे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन के लिए कि एग्जीक्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हमने करनी है और माइक्रो प्रोसेस की यूटिलाइजेशन बढ़ानी होती है। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा डिस्कशन करेंगे। तो देखते रहे आसान ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।